हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक चीज़ बस मुझे कंफर्म कर दीजिए इफ़ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। नमस्ते विवेक। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू एंड टू माई सेल्फ ऑल द बेस्ट, ताकि हम सक्सेसफुली कल्मिनेट कर पाएँ इस जर्नी को एंड वी आर एबल टू हेल्प यू इन विच एवर वे पॉसिबल। एंड आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है, क्योंकि रास्ता मुश्किल है और चलना आपको है। इट कुड बी जस्ट कि एक सही अगर गाइडेंस मिल जाती है तो थोड़े बहुत शॉर्टकट्स लिए जा सकते हैं, बड़े रास्तों को अवॉइड किया जा सकता है, गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है। दैट इज़ द प्राइमरी आइडिया, राइट? पढ़ना आप ही को है, चलना भी आप ही को है। वी कैन ओनली गाइड यू। नाउ विद दैट थॉट वी आर स्टार्टिंग टुडे विद एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यूपीएससी जर्नी का, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रीलिम्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स it is so important that approximately 15 to 20 questions get asked from from environment in prelims, है ना? इतना important part है, और किसी किसी साल तो हम 25 questions भी देखते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आई डोंट नो, किसी को अगर नहीं पता, ये फॉरेस्ट और जो सिविल सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसका प्री सेम रहता है। प्रीलिम्स दोनों का सेम रहता है। फॉरेस्ट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि सीट्स बहुत कम है। 20 मार्क्स का डिफरेंस रहता है फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज की कट ऑफ में। बट एंड मेंस डिफरेंट होता है, बाकी प्रोसेसेस आर डिफरेंट, उसमें 2 ऑप्शनल होते हैं। मेंस का तो खैर पैटर्न भी बहुत अलग है और डिफरेंट पेपर होता है, लेटर होता है देन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग, लेकिन प्री सेम है। तो अगर फॉरेस्ट का भी प्री यही है तो इन्वायरमेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे विल बी हाई। मतलब एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि देयर कुड बी ईयर्स जब सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कोई भी एक सब्जेक्ट है, उसके सवाल कम हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएंगे, उससे अगले साल और कम हो सकते हैं किसी और सब्जेक्ट के। बट विद एनवायरनमेंट यू विल सी कॉन्स्टेंसी इन द हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा कि आप एनवायरनमेंट देखोगे ही नहीं पेपर में, है ना? कभी कभी हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड रह गए या इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड रह गए कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। बट एनवायरनमेंट में कभी ऐसा नहीं होगा, है ना? यू विल सी एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस। और इस साल भी अगर हम हार्डकोर एनवायरनमेंट देखें 15 क्वेश्चन से, और अगर हम ओवरलैपिंग कर ले उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ तो वो 20 तक जा सकते हैं, राइट? जैसे सोलर रेडिएशन वाला जो क्वेश्चन था वो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वो हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हार्डकोर 15 क्वेश्चन थे, और अगर हम ओवरलैपिंग देख लें तो 20। तो ये रेंज रहता है हर साल, ठीक है? प्री में ये रेंज रहता है। अब इससे हम क्या एनालिसिस से क्या डिराइव करते हैं कि एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इससे कोई एस्केप नहीं है, ठीक है? देयर इज नो एस्केप, राइट? देयर इज नो एस्केप। तो इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डे 1 से पता है कि इन्वायरमेंट में से हम 15 से 20 क्वेश्चंस तो देखेंगे ही देखेंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम देखें। सो दिस इज़ द क्लैरिटी विद विच यू शुड स्टार्ट योर इन्वायरमेंट का प्रेपरेशन। सो फॉर प्री, so I think I've made my case very important here. I've made my point, I've made my case कि for pre environment is very very important, है ना? ये क्लियर है। अब आते हैं हम मेंस पे। जब हम मेंस की बात करते हैं
सो मेंस में वी आर फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड डीएम, हम दोनों सब्जेक्ट्स करेंगे, दे विल बी टॉट बाय मी ओनली। एनवायरनमेंट एंड डीएम हम दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब मेंस की अगर मैं बात करूं तो जीएस 3 में आता है एनवायरनमेंट और डीएम, और 20 सवाल होते हैं जीएस 3 में, जिसमें से 4 to 5 आर फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड डीएम। ठीक है, 4 से 5। किसी साल 3 सवाल एनवायरनमेंट के होंगे, 2 डीएम के होंगे, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। किसी साल 3 डीएम के हो सकते हैं, 2 एनवायरनमेंट के हो सकते हैं, राइट। सो every year you will see the overlapping the 4 to 5 questions in GS3. अब मोस्टली हम 50 to 60 मार्क्स की रेंज लेकर चलते हैं आउट ऑफ 250 मार्क्स। तो ये तो है हार्ड कोर इन्वायरमेंट और डीएम के क्वेश्चंस मेंस में, ठीक है। देन कम्स the knowledge that you have acquired in the environment and DM part that you would be using in your other papers. For instance, कोई क्वेश्चन आता है ऑन लेट्स से इंडिया यूएसए रिलेशंस, राइट, और यूएसए इन द एज अ ग्लोबल लीडर, समथिंग लाइक दैट, समथिंग रिलेटेड टू आईआर। आपने पढ़ा एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, कि यूएसए ने पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है, एक बहुत बड़े अग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक अग्रीमेंट है, उसे विड्रॉ कर लिया। तो आप कोट कर सकते हो ना उसको, यू शुड कोट दोस पॉइंट्स, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और डीएम में जो हम नॉलेज अक्वायर करेंगे वो सिर्फ जीएस 3 तक सीमित नहीं है, वो आप जीएस 1 to 4 एंड इवन इन योर एसे यू कैन यूज दैट नॉलेज। तो वहां पर मेंस में वैसे अगर हम देखें इसका रोल सीमित है, एनवायरनमेंट में तो 2 से 3 सवाल तक ही सीमित है मैक्सिमम, बाकी डीएम का रहता है। बट that knowledge could be used in other GS papers or your essay and you should use that. वो आपको सीखना है कि कैसे हम उसे यूज करेंगे, right? So this is regarding the importance of environment in prelims and mains. Prelims में environment is unparalleled, कोई justification ही नहीं है environment को अच्छे से पढ़ के ना जाने की। अभी भी ना, जैसे कुछ देर पहले भी मेट सम स्टूडेंट्स और उनका प्री नहीं हुआ इस बार, बिकॉज दे सेड उन्होंने ना इन्वायरमेंट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जेन्युइनली दे सेड दिस। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपको क्लैरिटी है ना, तो फिर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आपने पढ़ा होता, उसके बाद आपका क्लियर ना हो, दैट इज समथिंग एल्स। उसमें हम एनालिसिस डिफरेंट लेवल पर करेंगे ना, कि नॉलेज आपको रिटेन नहीं रहा, अप्लाई नहीं कर पाए, सिली मिस्टेक्स कर दी, एग्जाम का प्रेशर गॉट ऑन टू यू, बट जो फर्स्ट स्टेप था वही नहीं करा, तो यू नो, सो व्हेन यू नो स्पेशली दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। अब हम जब सिलेबस की बात करते हैं, दिस इज द प्री का सिलेबस एंड दिस इज द मेंस का सिलेबस। प्री का सिलेबस में आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें किसी टॉपिक के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है जस्ट बिकॉज वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, right? So this is very very important. And for mains you have conservation, right, which obviously entails your biodiversity, protected areas, environmental pollution and degradation, and EIA. तो अगर हम इसको डिवाइड करें components में, so these are the broader 6 components plus EIA. ये EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब आधे घंटे का टॉपिक है, बट ये 6 ब्रॉडर हेडिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, जिसमें आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, योर वेटलैंड जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट राइट्स, सब कुछ इसमें आता है,
देन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में हमारे पास एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, nuclear radiation, right? Then you have soil pollution, all of these components plus waste management, जिसमें हम solid waste, plastic waste, e-waste primarily पढ़ेंगे. Then you have renewable energy and sustainable development. So इसमें हमारे पास solar energy, wind energy, solar wind hybrid. Then we have topics like biofuels, EVs, energy efficiency, all of them coming in this part. Then biodiversity is all about the species and the basics of the biodiversity, which also includes the protected areas. Then you have climate change. एंड लास्ट में यू हैव एग्रीकल्चर. तो ब्रॉडली हम ये 6 टॉपिक्स को इलैबोरेटली पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर और EIA छोटे टॉपिक्स है और इन्वायरमेंट में हम एग्रीकल्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव ही पढ़ते हैं. एग्रीकल्चर इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक इन इकोनॉमी एंड इन ज्योग्राफी. ठीक है, अगर आपको जानना हो कि क्रॉप ग्रो कैसे करते हैं वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. क्रॉप कितना इंपोर्ट होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं. हम सिर्फ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे इन योर दिस पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. तो हमारे लिए ये एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर एंड EIA ये छोटे टॉपिक्स हैं. ब्रॉडली हम इन 5 पे फोकस करेंगे. इनफैक्ट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी ना काफ़ी इग्नोर्ड है, वो इग्नोर नहीं करना है, उसमें से सवाल आते हैं. ठीक है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि बच्चे इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं अगेन वो रीआइट्रेट करूँगी कि बाकी सब्जेक्ट्स ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग है. आपने खुद देखा होगा, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम मेकिंग अप, बट इन्वायरमेंट इज़ वन कांस्टेंट. और अगर आपको इतनी क्लैरिटी है ना, तो फिर क्यों हम वेस्ट करें अपना साल, है ना पढ़ के इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो आप प्री में पढ़ोगे ना, ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही मीन्स स्पेसिफिक. इन्वायरमेंट के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल बात बोलूँ, जो भी आप प्री में पढ़ोगे वही आपको मेंस में हेल्प कर देता है. उसमें आपके पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स होते हैं, दैट्स इट. बट इन्वायरमेंट में ये है कि जो हम प्री में पढ़ेंगे वही हमें मेंस में भी हेल्प करेगा. बट ऑब्वियसली वी विल डिस्कसिंग द PYQs. ठीक है, सो दैट इज है. अब हम आते हैं रिसोर्सेज पे. अब ये ना एक ब्रॉडर एक रिसोर्स का लिस्ट है. ऑब्वियसली हम क्लास नोट्स शुड बी योर प्राइमरी नोट्स. ये जब मैंने ओरिएंटेशन लिया था तब भी मैंने इस बात पे बहुत फोकस किया था कि जो भी आपके क्लास नोट्स हैं वो आपके लिए ना होली बाइबल है. उसको ही बार बार पढ़ना है विद फेथ. द वर्ड इज फेथ. फेथ वर्सेस फोमो में ना हमेशा फोमो जीतता है और वो आपके लिए बहुत डेट्रीमेंटल है एज एन एस्पिरेंट. बिकॉज ना ऑनेस्टली, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि कोई भी ऐसे नोट्स नहीं है जिसमें से UPSC का पेपर आएगा, नहीं एग्जिस्ट करते. आप जब हम पेपर को देखते हैं ना, एक डिस्क्लेमर है कि जब भी हम पेपर को देखते हैं, लेट्स से 20 क्वेश्चंस आए इन्वायरमेंट में से, यू गॉट 20 क्वेश्चंस. आपका टारगेट ना 20 on 20 करने का है ही नहीं. दैट इज नॉट द टारगेट, दैट इज नॉट द एम. अगर आप 2026 का पेपर दोगे, ये आपका टारगेट नहीं है. हमारा टारगेट ना कहीं 50 to 60% पर रिवॉल्व करता है. 50 to 60% मीन्स 10 to 12 क्वेश्चन. अगर हमने ये भी अचीव कर लिया ना, 10 to 12 नेट करेक्ट, ठीक है, तो यूर थ्रू द प्रीलिम्स. यूर थ्रू द प्रीलिम्स लिख के दे सकती हूँ मैं. 50 to 60%. कट ऑफ आपकी 42% की रेंज में होती है, 87, 88 की रेंज में होती है, तो कट ऑफ तो कितनी ही कम रहती है. तो ये आपका ना एम है. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये तो आसान है. ये बिल्कुल भी आसान नहीं है. पहली चीज मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी नोट्स ऐसे नहीं होंगे जिसमें 20 के 20 सवाल कवर्ड हो उस साल के. अगर आप इस साल के नोट्स देखेंगे तो 2025 के सवाल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली काम करते हैं ना. 2025 का पेपर देखा, उसमें जो भी हमें लगता है कि हमारे नोट्स में एडिशंस होनी चाहिए वो हमने कर दी और 2026 के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया.
ठीक है, दैट इज द आइडियल वे। लेकिन 2026 का जब पेपर आएगा फिर यही होगा, ठीक है, फिर यही होगा कि इतने ही सवाल आते होंगे। सो फोमो विल नॉट लीड यू एनीवेयर। क्या बोलो मैं वो भी नोट्स पढ़ लूँ, वो भी नोट्स पढ़ लूँ, उससे अच्छा पता है क्या है, आप एक सेट ऑफ नोट्स को ही फॉलो करो, उसको बार बार पढ़ो। उससे पता है क्या होता है, हमारे ना लिंकेजेस बनती हैं, हमारी एप्लीकेशन बढ़ती है, राइट हमारी एप्लीकेशन बढ़ती है, हम लिंकेजेस बना पाते हैं। जैसे ना आप इकोलॉजी अभी पढ़ लोगे, बायोडाइवर्सिटी हम लेटर पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज हम लेटर पढ़ते हैं। फिर जब आप पढ़ोगे ना कि वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने पढ़ा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स में। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में। कौन सी बायोडाइवर्सिटी है विच इज़ यूनिक टू वेस्टर्न घाट्स। तो दैट्स हाउ यू मेक लिंकेजेस। दिस इज़ अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल बिकॉज वी आर स्टार्टिंग, बट एज वील प्रोसीड ना आपको लगेगा ओ वाओ कितना लिंकेजेस बनता है। वो पता है तब बनता है जब आप एक ही नोट्स को ना बार बार पढ़ते हो, आपका दिमाग ना कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है, और वही चाहिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन कोई भी 10 आर्बिट्ररी स्पीशीज़ पढ़ ली, उसमें से कुछ भी नहीं आया। क्योंकि ना एक चीज़ समझो कि आप ना कोई भी कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हो, राइट आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स से आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्पीशीज़ लाइक टाइगर, ठीक है। जैसे आज ही न्यूज़ में है कि जो सरस्का टाइगर रिजर्व है ना, दैट इज़ इन न्यूज़, राइट सरस्का टाइगर रिजर्व इज़ इन न्यूज़, क्योंकि उसका कोर एरिया वो छोटा कर रहे हैं, और उस मतलब कुछ पार्ट निकाल रहे हैं कोर एरिया से और कुछ पार्ट डाल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में ना सबने पढ़ा होगा, राजस्थान में है, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लो। पर ना यूपीएससी हो सकता है कुछ अलग ही निकाल के ले आए जो कॉमन नॉलेज भी नहीं है ना। तो मेरा पता है क्या पॉइंट है कि यूपीएससी ना हमेशा आप पे बाउंसर्स फेंकेगा। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम 10 जगह से और पढ़ लें और वो बाउंसर्स ना हमें बाउंसर्स ना लगे, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, टेक इट फ्रॉम मी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वो नोट्स के पीछे भागना वो सब क्यों करना है आपको, जब एक एक चीज़ पता चल रही है कि इतने नोट्स में से अगर आप इसमें इसमें से आप अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अपनी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बिल्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे जैसे प्री के पास जाते हो, आप टेस्ट सॉल्व करते हो, उससे थोड़ा और करंट अफेयर्स का नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज़ इट, वही चाहिए, एंड यू वुड बी थ्रू प्रीलिम्स। जो आपका वो 50 to 60% वाला रेंज है, आप उसको क्रॉस कर पाओगे, राइट। तो जब हम बोलते हैं ना एक नोट्स ही पढ़ने हैं और उसको बार बार पढ़ना है, कुछ नया मिल रहा है आप उसको ऐड करते रहो। जैसे नए से मेरा मतलब ये है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कुछ आपको यूनिक मिला, यू एड इट इन योर नोट्स। आपने टेस्ट सॉल्व किए किसी और इंस्टीट्यूट के, आपको कुछ नया मिला, यू एड इट इन योर नोट्स, दैट्स इट। बट यू एड इट ऑन योर द सेट ऑफ द नोट्स दैट यू आर रीडिंग, ठीक है, वो उसी में ऐड करो। पॉइंट ये है। अब ना इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको सेट नोट्स पता है कि जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, आप उसको छोटा छोटा करते जाओगे, जिसको हम कंसोलिडेट कहते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में ना हम कहते हैं कंसोलिडेट कर लिया। वो कर सकते हो आप, है ना, इजीली कर सकते हो क्योंकि एक ही सेट ऑफ नोट्स पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ पता है क्या है कि आपको ना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, हम ना नॉलेज अप्लाई करते हैं। आपने भी देखा होगा, है ना, लोग एलिमिनेशन करते हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं। वो ट्रिक्स ना हम तभी यूज़ कर सकते हैं, तभी उनको कर सकते हैं अगर ना हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आप एक ही सेट ऑफ नोट्स फॉलो करो और उनको ही बार बार पढ़ो, ठीक है। दैट इज़ माई आइडिया। तो अगेन हम उसी पे बात घूम फिर कर आ गए हैं कि एक सेट ऑफ नोट्स ही फॉलो करना, फोमो के पीछे मत लगना, इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। और ये बात ना एक दो अटेम्प्ट्स वेस्ट करके भी समझ में आती है, कभी कभी डायरेक्टली समझ में भी नहीं आती है। खैर, अब ये ना हमारे रिसोर्सेज हैं जिससे मैंने नोट्स बनाए, शंकर और पीएमएफ। अगर आपको एक बुक फॉलो करनी है ना, आई नेवर आस्क पीपल टू नॉट रीड बुक्स। मेरे को लगता है रीडिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। बुक्स रीड करके अलग ही पर्सपेक्टिव्स डेवलप होते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम भी है ना। तो जैसे जो भी हमने क्लास में पढ़ा, आप एक बार बुक रीड कर लो, है ना, आइदर बुक यू कैन फॉलो, दैट्स इट। और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे फिर नोट्स ही पढ़ लेना, फिर बुक मत पढ़ना, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जहाँ से मैंने नोट्स लिए हैं वो है क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स से। जो पुरानी एनसीईआरटी थी अब रैशनलाइज कर दिया है, तो 3 चैप्टर्स हो गए हैं, प्लस पोल्यूशन का चैप्टर है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी +1 का, ठीक है। सो दैट वी हैव कवर्ड। देन करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स ना
न्यूज़पेपर्स, है ना। जैसे ना इन्वायरमेंट में हम पता है क्या बोलते हैं, एक तो एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस, आप सबने सुना होगा द इंडियन एक्सप्रेस, उसका ना एक्सप्लेन्ड पेज है, ऑनलाइन आप देख सकते हो, उसमें क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। द हिंदू का संडे में साइंस का पेज आता है, उसमें कुछ कुछ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स होते हैं, अगर आप देखना चाहो तो आप वो देख सकते हो, राइट। देन यू हैव गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन टू अर्थ मैगजीन, राइट। अब हर रोज़ डाउन टू अर्थ में ना 15 से 16 आर्टिकल्स अपडेट होते हैं, आप सारे तो नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स अपने उधर से ही बनाते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ हाउ, बट दीज आर द सोर्सेज विच आर योर गो टू सोर्सेज फॉर एनवायरनमेंट। मैं आपको इनमें से कुछ भी करने को नहीं बोल रही हूँ, एक्सेप्ट रीड द बुक, जो भी हम चैप्टर करते हैं उसको बुक से रीड कर लेना, ठीक है, इतना बोल रही हूँ, एक बार एटलीस्ट आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि दीज आर नॉट टेक्निकल बुक्स, ठीक है, दीज आर वेरी इजीली रिटन सिंपल बुक्स। तो ये हमारी ना इन्वायरमेंट की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है। एक बार मैं सवाल देख लूँ। Aishwarya, you don't have to go through any books except the notes. मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता रही हूँ कि अभी मैंने जस्ट रिपीट भी किया कि हमारे जो नोट्स हैं वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। अभी हमारी जब क्लास शुरू होगी ना तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हम बेसिक्स से ही प्रोसीड करते हैं। और मैं आपको ना गारंटी से दे सकती हूँ, गारंटी से बोल सकती हूँ कि बेसिक्स के बिना ना ये पेपर क्लियर नहीं होता। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि मेरे को ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई, प्लीज आस्क। इफ यू वांट टू आस्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, प्लीज आस्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, बट डू आस्क। यू पेड फॉर दिस, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम की बहुत वैल्यू है, आप अपने अटेम्प्ट्स नहीं वेस्ट कर सकते। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको सिंपल चीज़ें नहीं पता, प्लीज़ पूछिए, ठीक है, वी आर देयर फॉर इट, प्लीज आस्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वील बी कवरिंग, अब हम कैसे प्रोसीड करते हैं। सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख भी लिया। फिर हम कंटेंट कवर करेंगे, है ना। जो भी हम कंटेंट कवर करेंगे, अगेन आई एम सेइंग वी विल गो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड एनसीईआरटीज, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पूरी हमारे नोट्स में कवर्ड है, आप खुद देख भी लोगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी देखना है आप देख सकते हो कि नोट्स में कवर्ड है। बुक में सिर्फ इसलिए बोलती हूँ पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, अगर बुक नहीं भी पढ़नी है तो भी इट्स ओके, राइट। ऐसा नहीं है कि इंडिस्पेंसिबल है या नॉन नेगोशिएबल, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंटेंट हम बेसिक से एडवांस्ड जाएंगे, विल बी कवरिंग एवरीथिंग विच विल इंटेल टू यू एज स्टैटिक प्लस द करंट अफेयर्स, दोनों कवर्ड होंगे, राइट। अगर मैं आज एक टॉपिक करवा रही हूँ, जैसे अगर ना मैं आपसे एग्जांपल लेती हूँ, रामसर साइट्स हम पढ़ रहे हैं, रामसर साइट्स ना कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही हैं, आपने खुद भी देखा होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी यूपीएससी को फॉलो करते होगे, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है ना। नाउ दे स्टैंड एट 91, सो आई टेक अ क्लास टुडे एंड आई टीच यू कि रामसर साइट्स 91 हो गए हैं, हो सकता है महीने बाद और बढ़ जाए, तो वो फिर हम करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लासेस है उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो उस दिन तक जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके सारे कवर्ड होंगे, राइट। तो उसके आगे ही आपको पढ़ना, यू डोंट हैव टू गो पीछे, राइट। सो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, इन जो भी कंटेंट में स्टैटिक और करंट अफेयर्स है, स्टैटिक विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड करंट अफेयर्स वी विल कवर। उसके बाद ना एक और चीज है कि जो भी हम पढ़ेंगे, वी विल स्टार्ट विद इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, जो भी हम पढ़ेंगे उसके प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज वी विल कवर, राइट। प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज वी विल कवर। प्री के मैं साथ साथ करवा दूंगी, एक टॉपिक खत्म होगा वी विल डिस्कस प्री के पीवाईक्यूज। मेंस के टुवर्ड्स दी एंड, जैसे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स हुआ तो हम मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक क्लास के बाद आपको 5 से 6 सवाल प्रैक्टिस एमसीक्यूज की फॉर्म में मिलेंगे, आपके प्लेटफॉर्म पे ही लगे होंगे, विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड इन द क्लास। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसे पढ़िए, ठीक है। जो भी क्लास, अगर आपने क्लास लगाई है बहुत अच्छी बात है, उसके बाद एक बार कंटेंट पढ़ लीजिए, अपने नोट्स पढ़ लीजिए एंड देन अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज। यू कैन अटेम्प्ट देम टुमारो प्रायर टू द क्लास, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, right. So content will also involve the MCQs practice.
अब ना ये दूसरी चीज है, अगर आपको वही रामसर साइट्स वाला एग्जाम्पल ही है कि अभी 91 है ना, हो सकता है कि 2 और बढ़ जाए, 93 हो जाए, तो वो 2 के बारे में ना अपने नोट्स में आप खुद से ऐड कर लो, बट अपने नोट्स वही रखो, उसी को बार बार पढ़ो, राइट। देन प्रैक्टिस मैप्स। अब ना ये जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हम रामसर साइट्स ही पढ़ेंगे, तो वी विल प्रैक्टिस द मैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। आपको ना पर्सपेक्टिव मिलता है कि रामसर साइट्स कहाँ पर कितनी है, कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है, क्योंकि ना यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन पता है क्या है, ये रामसर साइट इस स्टेट में है या नहीं, वही पूछते रहते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और ये भी नहीं आते होते। तो ये हमें डे 1 से ही बिल्ड करना है ना, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आंसर राइटिंग, राइट। जो भी हम PYQs करेंगे उसकी आंसर राइटिंग से हम शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड टू द टेस्ट जो कि लेटर आएगा। देन लास्ट में फोकस ऑन रिविजन। अब रिविजन का ना आप बना लीजिए कि क्लास, जैसे अगर आज जैसे लेट हो जाता है 8:30 के बाद, आई वुड नॉट रियली आस्क यू टू रिवाइज, तो आप नेक्स्ट डे रिवाइज करिए, ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ा है प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, यही रूटीन लगा लीजिए, और संडे को पूरे हफ्ते का 6 दिन का रिवाइज कीजिए। और टेस्टिंग एक तो हम MCQs की फॉर्म में करेंगे, और टेस्ट वुड ऑल्सो बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बट वो मैं तभी रेकमेंड करूंगी, जैसे इस बार हमारा संडे को टेस्ट है, दैट इन्वॉल्व्स इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स एंड पोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई वुड रेकमेंड कि आप जब वो कर लो ना टॉपिक्स, तो ही टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। और जो हमारी टेस्टिंग है ना, वो भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम टेस्ट पता है कैसे क्रिएट करते हैं, हम ना माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वी डिवाइड द होल टॉपिक्स इनटू माइक्रो टॉपिक्स, एंड वी मेक श्योर कि हम हर एक टॉपिक से आपसे सवाल पूछें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप ना टेस्ट में एक तो रिवीजन कर लेते हो, और आपके मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो ऐसे रैंडमली डिजाइंड टेस्ट सीरीज भी नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट भी ज़रूर देना, बट वंस यू आर डन विद द सिलेबस तभी टेस्ट देना, तभी उसका फ़ायदा है। सो दिस इज़ लाइक योर ब्रॉडर स्ट्रैटेजी, एंड so the thing is you have to cover the syllabus, you have to write the tests, right, and you have to focus on more on the topics that are in news repeatedly. अब ये भी आपको टाइम से ही पता चलेगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं।